नमस्कार। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर। और इसके पहले भाग में हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थियोरेटिकल पार्ट को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन: द ऑर्गेनाइजेशंस that are for used for the welfare of the society and are set up as charitable institutions which function without any profit motive। यानी ये ऐसे संगठन होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। ध्यान रहे, इसमें सारा जोर हमारे केस पर है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी इनका प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता। जैसे क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रेड यूनियंस। अब आगे हम देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे हमने अभी इसका मीनिंग देखा, तो मीनिंग में लगभग इसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं। और अगर हम डिटेल से देखें इन्हें, तो जैसे कि उसमें बताया गया था सर्विस मोटिव, यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो जाती है सर्विस मोटिव। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका कोई लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता। एंड रजिस्टर्ड एट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, इनका रजिस्ट्रेशन चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में होता है। जो हमारे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका पार्टनरशिप है, कंपनी है, उनके तहत उनका रजिस्ट्रेशन होता है। सेपरेट एंटिटी, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही, कंपनीज की तरह ही, इनका भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का की एंटिटी भी सेपरेट होती है। इनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है, अपने मेंबर्स से अलग अस्तित्व, यानी मेंबर्स के आने जाने का इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमेटी, जो इनका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो मैनेजिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। और मैनेजिंग कमेटी या जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कह सकते हैं, ये उनके मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड बॉडी होती है। सोर्स ऑफ इनकम, इनका इनकम के जो सोर्स होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग तो ये होते नहीं, तो इनकी फिर इनकम आती कहाँ से? इनकम के इनके सोर्स है सब्सक्रिप्शन, जो कि इनके मेंबर्स देते हैं, डोनेशंस मेंबर से या आम पब्लिक से भी ये ले सकते हैं, ग्रांट गवर्नमेंट से कोई ग्रांट भी मिल सकती है। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इनका जो जैसे हमने देखा था पहला ही सर्विस मोटिव, कि इनका सर्विस मोटिव होता है। इसके लिए जो सरप्लस के जो इनकम है वो अगर ज़्यादा हो जाती हैं, खर्चे अगर कम है, तो जो सरप्लस बचता है वो कभी भी इसके मेंबर्स के बीच में में नहीं बांटा जाता, यानी वो आगे के लिए रख लिया जाता है काम के लिए, लेकिन और कैपिटल फंड में उसे जोड़ देते हैं, लेकिन उसे आपस में कभी भी मेंबर्स में नहीं बांटा जाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन अकाउंट सिस्टम बनाने होते हैं। जबकि जो हमारे प्रॉफिट अर्निंग्स है उन्हें इनके अलावा कुछ अलग अकाउंट बनाने होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जब हमने ये दोनों चीज़ देख ली, 11वीं क्लास में हमने पढ़े थे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिनमें हमने सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ये सारी चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। लेकिन इस बार हम अब 12वीं क्लास में हम पढ़ते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनमें और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो थोड़ा सा अंतर है वो क्या है, वो हम इनमें देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर है प्राइमरी मोटिव का। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी सर्विस देना। और जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम से स्पष्ट है, इनका मकसद होता है, इनका उद्देश्य होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। एंड नेक्स्ट डिफरेंसेस का जो बेस है हमारा कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड्स, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपिटल फंड खोलते हैं, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट मुख्य रूप से ये अकाउंट बनाते हैं। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सारे अकाउंट्स को बनाते हैं। सरप्लस वर्सेज प्रॉफिट,
जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अगर इनकम ज़्यादा है उसको सरप्लस कहते हैं, और इनकम कम रह जाती है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, उसे डेफिसिट कहते हैं। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में इसी चीज़ को हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी नेवर मेंबर्स में कभी नहीं बांटा जाता, जबकि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो मालिक हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही कार्य करते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है वो ऑनर्स के बीच में बांटा जाता है, उसी प्रॉफिट के लिए ही वो कार्य करते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट अर्निंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस। अब हम आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी हमने पीछे इसमें डिफरेंसेस में भी और डेफिनेशन में भी देखा था कि यहाँ पर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन मुख्य इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन अकाउंट्सों को प्रिपेयर करना होता है। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इट इज़ द समरी ऑफ कैश बुक, यानी ये कैश बुक की एक समरी है। कैश बुक पूरे साल भर तक उसमें जो कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें लेते हैं, उनको साल के एंड में एक उनकी समरी बना करके कैश ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाता है तो उसी के बेस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर तैयार की जाती है जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग जो यूनिट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो उनकी तरह ही इसमें बैलेंस शीट तैयार की जाती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो एक स्पेसिमेन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, जिसमें रिसिप्ट साइड में सभी तरह की रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो हमारी रेवेन्यू नेचर की हो, सभी तरह की रिसिप्ट आती हैं। और दूसरी साइड में पेमेंट्स, इसमें सभी तरह के पेमेंट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं, वो सभी इसमें लिखे जाते हैं। जैसे कि बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर शुरुआत जो इसकी की जाती है कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से की जाती है। अगर बैंक में हमारे पैसा जमा है तो ये रिसिप्ट साइड में लिखे जाते हैं। और कई बार हो सकता है कि हमारे ओवरड्राफ्ट हो, बैंक से हमने ज़्यादा पैसा निकाल रखा हो, तो वो उसे पेमेंट साइड में लिखा जाता है। और इसके जैसे हमने बताया सभी रिसिप्ट चाहे किसी भी तरह की हैं, वो कैपिटल नेचर की हैं चाहे रेवेन्यू नेचर की, सभी लिखी जाती हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन है, जर्नल एंड स्पेसिफिक डोनेशन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लॉकर रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप प्रोसीज फ्रॉम चैरिटी, सो मिसलेनियस रिसिप्ट, लेगेसी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लाइफ मेंबर्स फीस, इंट्रेंस फीस, ये सारी चीज़ें हमारी रिसिप्ट की जाती हैं। इसमें जो हमने हाईलाइट किया गया है वो हमारे कैपिटल नेचर की हैं। और दूसरी साइड में पेमेंट साइड में हमारे वेजेज एंड सैलरी है, रेंट रेट एंड टैक्सेज है, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, रिपेयर एंड रेन्यूअल, कन्वेंस चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, परचेज ऑफ एनी एसेट्स। और क्लोजिंग बैलेंस के रूप में इसमें बैलेंस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, अगर हमारे पास में शेष है जो कैश का तो हमेशा ही बैलेंस क्रेडिट रहेगा क्लोजिंग का, लेकिन बैंक के दोनों बैलेंस हो सकते हैं। अगर बैंक में पैसा जमा है तो पेमेंट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आता है, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो रिसिप्ट साइड में इसका बैलेंस आएगा। तो बैंक का बैलेंस दोनों हो सकता है लेकिन एक ही होगा। ये जो हमने स्टार लगाया इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई सा एक रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि अभी आपने देख लिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेफिनेशन भी देखी और इसके हमने स्पेसमैन भी देख लिया, तो अब इसके फीचर्स देखने में, फीचर्स को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे कि हम अभी बता रहे थे समरी ऑफ कैश बुक, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है कैश बुक की एक समरी होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, यानी चाहे किसी भी पीरियड को, पिछले साल के हों, अगले साल के हों, इस साल के हों, जब भी पैसा आया है तो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा। और पैसा गया है चाहे वो पिछले साल के खर्चे के लिए गया हो, चाहे अगले आने वाले साल के खर्चे के लिए एडवांस में दिया हो, चाहे इस साल की कोई पेमेंट्स हो, वो सभी इसमें लिखी जाती हैं। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं चाहे रेवेन्यू नेचर की, सभी रिसिप्ट और पेमेंट इसमें लिखी जाती हैं। बिगिन विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जैसा हमने अभी स्पेसमैन में देखा था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक स्टार्ट किया जाता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो हमारे दूसरी साइड में लिखा जाता है।
नॉन कैश आइटम्स, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, ये इसमें नहीं दिखाई जाती। एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, इनके द्वारा ये इसका क्लोजिंग बैलेंस के रूप में ये दिखाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने अभी ये समझा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक की क्या है, एक समरी होती है। तो कैश बुक में और अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो माइनर सा क्या डिफरेंस है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रिसिप्ट एंड प्रिपेयर्ड बाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और कैश बुक ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक के आधार पर बनाया जाता है। पहले कैश बुक तैयार की जाती है, फिर उसमें से उसकी समरी के रूप में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। जबकि कैश बुक सभी कैश ट्रांजैक्शनों से लेकर कैश बुक को तैयार किया जाता है, जैसे कि हमने 11वीं क्लास में तैयार की थी। पीरियड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को साल के एंड में बनाया जाता है, जबकि कैश बुक डेली जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगी उसको डेली लिखना उसमें होता है। यानी डबल एंट्री सिस्टम, समरी ऑफ कैश बुक नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। जबकि कैश बुक है, क्योंकि हमारे जर्नल का एक भाग होती है, इसलिए ये हमारा पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम है। जैसे कि जर्नल में लिखना, उसके बाद में हमारे लेजर अकाउंट में लिखना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट होते हैं। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है, ना कि उसका एक हिस्सा है। अब हम एक स्पेसमैन, जैसे कि हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था कि ये एक समरी है सभी इनकम्स और एक्सपेंडिचर की। इनकम्स भी हमारी किस तरह की, जो रेवेन्यू नेचर की हों, और एक्सपेंडिचर कैसे, जो कि रेवेन्यू नेचर के हों। अगर कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर है या इनकम है, उसको हम इसमें नहीं लिखते। उसको 11वीं क्लास में जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाते थे, लेकिन वो रेवेन्यू नेचर के लिखे जाते थे, और जो कैपिटल नेचर के हैं वो हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं। तो यहाँ पर भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे इनकम्स जो हमारे रेवेन्यू नेचर की हैं वो लिखी जाती हैं, और एक्सपेंडिचर भी हमारे रेवेन्यू नेचर के ही लिखे जाते हैं। इसका एक स्पेसमैन यहाँ पर ये दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके डेबिट साइड में जो एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, इनमें वेजेज है, सैलरी है, रेंट, रेट एंड टैक्सेज है, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर्स है, एडवर्टीजमेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेज, टेलीफोन चार्जेज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज है, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, कन्वेंस, और ये न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। और अगर इसमें जो ये खर्चे कम रह जाते हैं और इनकम हमारी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसको हम सरप्लस यानी बैलेंसिंग फिगर के रूप में, सरप्लस के रूप में इसे लिखते हैं। इनकम साइड में हमारे जो मेन इनकम होती है वो सब्सक्रिप्शन है, जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन भी दो तरह का हो सकता है, बहुत बिग अमाउंट भी हो सकता है और स्मॉल अमाउंट भी हो सकता है। इसमें स्मॉल अमाउंट को केवल लिखते हैं, बिग अमाउंट को हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं कि उसे हम कैपिटल नेचर की इनकम मान लेते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, लॉकर रेंट रिसीव्ड है, सेल ऑफ स्क्रैप्स है, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो है, मिसलेनियस रिसिप्ट है, और एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में भी कुछ अलग राय है। कुछ लोग इसे कैपिटल नेचर की मानते हैं, क्योंकि एक बार देनी होती है एंट्री के टाइम पर ही, और कुछ लोग इसे यानी रेवेन्यू नेचर की मानते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेशल रूप से कहा गया है कि एंट्रेंस फीस को हमें कैपिटल नेचर की मानना है, तभी हम इसे कैपिटल नेचर की मानेंगे, अदरवाइज इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिखेंगे, अगर साइलेंट है इसके बारे में क्वेश्चन तो। और नेक्स्ट रह जाता है हमारी डेफिशिएंसी, यानी अगर हमारी जो इनकम ये कम रह जाती हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो डेफिशिएंसी होगी। यानी सरप्लस या डेफिशिएंसी दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल है ये। अब हम देखते हैं इसका स्पेसमैन के बाद में फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो फीचर्स थी वही सभी फीचर्स हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की है। इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर, यानी करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर केवल इसमें लिखे जाते हैं, पिछले साल के या नेक्स्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर इसमें नहीं लिखे जाते। इंक्लूड ओनली रेवेन्यू आइटम्स, इसमें रेवेन्यू नेचर के जो इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं वही लिखे जाते हैं, कैपिटल नेचर के हमारी बैलेंस शीट में जाती हैं। द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट, जो साल के एंड में, जो इस अकाउंट के एंड में जो बैलेंस बचता है वो हमारा या सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकती है। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस होगा, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो बैलेंस हमारा डेफिसिट होगा। द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड,
जैसे नाम से स्पष्ट है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज हमारे एक्सपेंडिचर साइड में लिखे जाते हैं और इनकम्स और गेंस होती हैं वो हमारे इनकम साइड में लिखी जाती हैं। नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। जो इसका जो रिजल्ट निकलता है ऑपरेटिंग रिजल्ट है, यानी अकाउंट बनाने के एंड में अगर सरप्लस आता है या डेफिसिट आती है, दोनों को ही हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। सरप्लस को जोड़ दिया जाता है, डेफिसिट को उसमें से घटा दिया जाता है। अब हमने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। दोनों चीज़ों की हमने जो डेफिनेशन देख ली है, उनकी करेक्टरिस्टिक देख लिया, उनके हमने स्पेसमैन भी देख लिए। अब देखते हैं मैं आप स्वयं भी कर सकते हो, इनके अंतर को समझ सकते हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इनको अंतर को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन यानी नेचर। इट इज़ लाइक एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है किस तरह का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह का, यानी ये नॉमिनल अकाउंट, इस नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट की है। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ द समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की एक समरी होती है, यानी कैश अकाउंट की तरह होता है, यानी रियल अकाउंट होता है। इसमें डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट का नियम लगता है, जबकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, या नॉमिनल अकाउंट का जो प्रिंसिपल है वो लगता है, वो नियम लगता है हमारा। नेचर ऑफ आइटम्स, इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर की सभी आइटम्स आती हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों तरह की आइटम्स को लिखते हैं। पीरियड, आइटम्स रिलेटेड टू द करंट पीरियड ओनली, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस होंगे वही लिखे जाते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे पिछले साल के हों, चाहे अगले साल के हों, चाहे इस साल के हों, सभी कोई रिसिप्ट है तो वो लिखी जाएगी। डेबिट साइड्स रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम और इसमें रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस को इसमें लिखा जाता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल रिसिप्ट, जो भी चीज़ हमारी रिसिप्ट होती हैं उनको लिखा जाएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड इनकम एंड गेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम्स और गेंस लिखे जाते हैं, जबकि इसमें टोटल पेमेंट्स लिखी जाती हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इनकी जो एडजस्टमेंट है वो की जाती हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। जो रिसिप्ट हुआ है वो रिसिप्ट में लिखेंगे और जितना पेमेंट किया वो पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। क्लोजिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंस को हम सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के रूप में वो लिखा जाता है। अब आगे हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 11th क्लास में पढ़ा था और इस बार हमने अभी पढ़ा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन दोनों में भी एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पहला तो प्रिपेयर्ड बाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस है बिजनेस यूनिट्स के द्वारा बनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है, और जो हमारा कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस है उनको हम सरप्लस या डेफिसिट के रूप में जानते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बैलेंसेज होते हैं उनको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के रूप में जानते हैं। एंड ओपनिंग बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ये उसी साल की जो इनकम्स होती है वहाँ से शुरू करते हैं और वहीं उन्हीं एक्सपेंसेस को इसमें लिखते हैं उसी साल से रिलेटेड। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट उससे पहले हम बनाते हैं, तो उसके जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस के रूप में उसे हम लिखते हैं। तो ये डिफरेंसेस थे, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई चलिए बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चार अंतर बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हरियाणा बोर्ड में तो विशेषकर 5 नंबर का ये चैप्टर होता है, तो इसमें इनको डिफरेंसेस को
या इनके जो फीचर्स हैं इनको आमतौर पर पूछ लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से, और बाकी जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसमें इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अगर थोड़ी सी कुछ इसमें जो विशेष आइटम्स आती हैं उनके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम सीखते हैं इनको अकाउंट्स को बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना ही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करने का तरीका उसमें हमारे सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम उसे भी हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।